अच्छा, सोचिए एक ऐसा रेलवे स्टेशन जो मतलब 20 सालों से बिल्कुल वीरान पड़ा है, लेकिन वहाँ आज भी ठीक रात के 12 बजे एक ट्रेन आती है। आज हमारे पास एक ऐसी ही कहानी है, स्पेक्ट्रल एक्सप्रेस एट कंचनपुर हॉल्ट। लेकिन आज हम सिर्फ कहानी सुनाएंगे नहीं। आज हम इस कहानी की कह सकते हैं चीरफाड़ करेंगे। इसके हर पुर्जे को अलग करके देखेंगे, ये समझने के लिए कि आखिर ये डर पैदा कैसे होता है। वो कौन सी तकनीकें हैं जो एक साधारण सी भूत की कहानी को इतना यादगार बना देती है। ये एक बहुत बहुत दिलचस्प सवाल है, क्योंकि ज्यादातर डरावनी कहानियां जो होती हैं वो सिर्फ जंप स्केयर्स पर टिकी होती हैं। हाँ, अचानक से डरा देना। लेकिन कुछ कहानियां होती हैं जो हमारे अंदर एक गहरा ठंडा डर पैदा करती हैं, जो कहानी खत्म होने के बाद भी मतलब हमारे साथ रहती हैं। सही। ये कहानी उसी तरह की है। ये डर बनाने के लिए माहौल, मनोविज्ञान और हमारे दिमाग की जो कमजोरियां हैं उनका इस्तेमाल करती है। तो चलिए इस कहानी को एक केस स्टडी की तरह लेते हैं। बिल्कुल। ठीक है। हाँ। तो कहानी की शुरुआत होती है एक युवा रिपोर्टर आरव से। वो आधी रात को कंचनेपुर हॉल्ट नाम के एक वीरान स्टेशन पर पहुंचा है। और माहौल तो एकदम क्लासिक हॉरर वाला है। हल्की बारिश हो रही है, झिंगरों की आवाज और एक अकेला बल्ब है जो टिमटिमा रहा है। बिल्कुल। लेकिन मुझे जो बात सबसे पहले पकड़ में आई वो थी ट्रेन की हेडलाइट का दिखना, पर उसकी आवाज का बिल्कुल ना होना। हाँ। ये सिर्फ डरावना नहीं, ये बहुत अजीब और कंफ्यूजिंग भी है। ऐसा क्यों किया जाता है कहानी में? ये जानबूझकर किया गया है। इसे सेंसरी डिसोनेंस कहते हैं। सेंसरी डिसोनेंस? हाँ, मतलब हमारा दिमाग कुछ चीजों को एक साथ देखने और सुनने का आदी होता है। जैसे ट्रेन की लाइट, तो उसके साथ उसकी छुक छुक की आवाज भी आएगी। हाँ बिल्कुल। जब इन दोनों में से एक चीज गायब हो जाती है तो हमारा दिमाग एकदम से कंफ्यूज हो जाता है। अच्छा। उसे समझ नहीं आता कि जो वो देख रहा है उस पे यकीन करे या नहीं, और ये कंफ्यूजन ही बेचैनी और डर की पहली सीढ़ी बनता है। लेखक आपको सीधे नहीं डरा रहा, वो पहले हकीकत पर हमारी पकड़ को ढीला कर रहा है। बिल्कुल। वो आपके यथार्थ की भावना को कमजोर कर रहा है। और इसी के तुरंत बाद वो कैमरा वाला सीन आता है। आरव को अपनी आंखों से कुछ नहीं दिखता है, लेकिन जब वो अपने कैमरा से देखता है तो एक सफेद साड़ी पहनी औरत उसके पीछे से गुजरती हुई दिखती है। आज के डिजिटल युग में ये कैमरे में भूत दिखना वाली तकनीक इतनी असरदार क्यों है? इसके दो बड़ी वजह हैं। पहली तो ये कि हम अपनी आंखों को धोखा दे सकते हैं। हम मान सकते हैं कि शायद ये हमारा वहम था। हाँ, होता है ऐसा। लेकिन एक मशीन, एक कैमरा, उसे हम एक ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, मतलब एक निष्पक्ष सच की तरह देखते हैं। अच्छा। कि मशीन झूठ नहीं बोलेगी। हाँ, अगर कैमरे ने कुछ रिकॉर्ड किया है तो दिमाग को लगता है कि ये सच में हुआ होगा। ये डर को एक सबूत दे देता है। और दूसरी वजह है फाउंड फुटेज फिल्मों का असर। हाँ, सही है। उन्होंने हमें सिखाया है कि कैमरे में कैद कोई अनहोनी घटना ज्यादा असली और ज्यादा डरावनी लगती है। तो अब आरव के पास एक डिजिटल सबूत है, लेकिन वो भी ऐसा जिसे शायद वहम कहकर खारिज किया जा सकता है। एक रिपोर्टर के तौर पर उसे कुछ और ठोस चाहिए, और यही तलाश उसे पास के गांव में एक बूढ़े चौकीदार रघु बाबू तक ले जाती है। और यहीं से कहानी का असली रहस्य खुलना शुरू होता है। हाँ, रघु बाबू ही इस रहस्य को एक नाम और एक इतिहास देते हैं। वो 2003 के एक भयानक एक्सीडेंट और सीमा देवी नाम की एक औरत के बारे में बताते हैं। और ये कहानी का एक बहुत जरूरी मोड़ है, बहुत ही जरूरी। कैसे? देखिए, जब तक डर का कोई चेहरा या नाम नहीं होता, वो बस एक अनजान खतरा होता है। सही है। तरीका, वो भूत सिर्फ एक डरावनी शक्ति नहीं रह जाता, वो एक किरदार बन जाता है। बिल्कुल, वो एक किरदार बन जाता है जिसके साथ एक दर्दनाक अतीत जुड़ा है। ये डर में एक भावना, एक इमोशनल लेयर जोड़ देता है। हमें अब सिर्फ डर नहीं लगता, हमें शायद उसके लिए थोड़ी सहानुभूति भी महसूस होती है। हाँ, और यही चीज डर को और ज्यादा गहरा बना देती है। ये एक दिलचस्प बात है, लेकिन आरव जो एक तर्कवादी इंसान है वो इस पर यकीन नहीं करता। वो इसे बूढ़ों की बातें हैं कहकर हंस देता है। मुझे हमेशा लगता है कि डरावनी कहानियों में एक नास्तिक किरदार का होना कितना जरूरी होता है ना? बेहद जरूरी। वो नास्तिक किरदार असल में हम हैं। हम मतलब दर्शक। हाँ, दर्शक या पढ़ने वाले। हम में से ज्यादातर लोग भूत प्रेत की कहानियों पर पहली बार में यकीन नहीं करते। सही कहा। आरव हमारा ही प्रतिनिधित्व करता है। कहानी का असली सफर आरव का उस भूत को देखना नहीं है, बल्कि उसका उस भूत पर यकीन करने के लिए मजबूर हो जाना है।
अच्छा। डर तब सबसे ज्यादा असरदार होता है जब एक तर्कवादी दिमाग को एक ऐसी हकीकत को स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया जाए जो उसके विज्ञान और तर्क के दायरे से बाहर हो। उसका अविश्वास ही उसके आने वाले भयानक अंजाम को और ज्यादा दुखद बना देता है। बिल्कुल। और वो अंजाम करीब आता है अमावस की रात को। हाँ। आरव फिर उसी स्टेशन पर है, कैमरा तैयार है, ठीक 12 बजे हेडलाइट फिर दिखती है, लेकिन इस बार एक बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, इस बार हेडलाइट के साथ छुक 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 की साफ आवाज भी आ रही है। इसका मतलब है कि अब ये सिर्फ कोई इशारा या वहम नहीं है, अब ये हकीकत बनकर सामने आ रही है। बिल्कुल। अब खेल के नियम बदल गए हैं। पहली घटना एक चेतावनी थी, ये दूसरी घटना एक सीधा टकराव है। टकराव। हाँ, आवाज का आना इस बात का ऐलान है कि अलौकिक दुनिया अब भौतिक दुनिया में पूरी तरह से दाखिल हो चुकी है। लेखक ने बहुत चालाकी से डर को धीरे धीरे बढ़ाया है। कैसे? पहले सिर्फ एक विजुअल था बिना आवाज के, फिर कैमरे में एक झलक, फिर एक कहानी, और अब पूरी की पूरी ट्रेन आवाज के साथ। बिल्कुल। और वो ट्रेन भी मामूली नहीं है, उसके डिब्बों में कोई यात्री नहीं, बस धुंधली परछाइयां हैं। और फिर आता है वो सीन जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंका दिया। ड्राइवर के केबिन में कोई और नहीं बल्कि खुद सीमा देवी खड़ी है। हाँ। उसकी साड़ी खून से सनी है, आंखें खाली हैं। 1 मिनट, तो वो अब इस ट्रेन की ड्राइवर है? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। बिल्कुल। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो कोई भटकी हुई बेचारी आत्मा नहीं, बल्कि इस पूरी डरावनी दुनिया को कंट्रोल कर रही है। और यही इस कहानी का सबसे शानदार और डरावना मोड़ है। द विक्टिम हैज बिकम द मास्टर। यानी पीड़ित ही अब मालिक बन गई है। हाँ, वो अब एक पीड़ित नहीं है जो इंसाफ या शांति के लिए भटक रही हो, वो अब इस स्पेक्ट्रल एक्सप्रेस की नियंत्रक है। तो ये ट्रेन बदला लेने नहीं आती? नहीं, ये भर्ती करने आती है। ये विचार ही पारंपरिक भूत की कहानियों से कहीं ज्यादा खौफनाक है कि मरने के बाद वो औरत एक ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक शक्ति बन गई है। बिल्कुल। ये तो वाकई बहुत डरावना है। ट्रेन आरव के सामने आकर रुकती है, एक दरवाजा खुलता है और एक पुराना पीला पड़ चुका टिकट जमीन पर गिरता है। आरव उसे उठाता है, उस पर लिखा है सीमा देवी, कंचनपुर से मोतिहारी। ये सिर्फ एक सबूत नहीं लगता है ना? नहीं। ये एक तरह का पास या निमंत्रण जैसा महसूस होता है। आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, निमंत्रण। अच्छा। वो टिकट एक प्रतीकात्मक वस्तु है। वो इस बात का प्रतीक है कि आरव अब सिर्फ एक भारी ऑब्जर्वर या रिपोर्टर नहीं रहा। तो फिर वो क्या है? उस टिकट को उठाकर उसने अनजाने में उस दूसरी दुनिया में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। जिस सबूत को वो ढूंढ रहा था, वो सबूत अब उसी के हाथ में है, लेकिन इसकी कीमत उसे खुद चुकानी पड़ेगी। वो कहानी को रिकॉर्ड करने आया था, पर अब वो खुद कहानी का हिस्सा बनने वाला है। बिल्कुल। और वो बन भी जाता है। जैसे ही वो टिकट उठाकर अपने कैमरे की स्क्रीन पर देखता है, सीमा देवी ठीक उसके पीछे खड़ी होती है। उसकी चीख निकलती है, कैमरा गिर जाता है और सब अंधेरा। कहानी का अंत मुझे सबसे ज्यादा परेशान करता है। अगली सुबह पुलिस को सिर्फ कैमरा मिलता है, आरव गायब है। लेकिन कैमरे के आखिरी फ्रेम में आरव का चेहरा ट्रेन की खिड़की में दिखाई देता है और वो मुस्कुरा रहा है। हाँ। इस मुस्कुराहट का क्या मतलब हो सकता है? क्या उसने हार मान ली या उसे वो मिल गया जो वो ढूंढ रहा था? यही अस्पष्टता, यही इस कहानी को महान बनाती है। इसका कोई एक जवाब नहीं है और यही इसे और डरावना बनाता है। मतलब में एक अजीब तरह की शांति या अपनापन ढूंढ लिया है जिसका वो अब हिस्सा है। ये सवाल तो दिमाग में रह जाता है। हाँ, लेखक हमें ये बताकर नहीं डरा रहा कि आरव का क्या हुआ, बल्कि ये सवाल छोड़कर डरा रहा है कि उसका क्या हुआ होगा। और कहानी का आखिरी वाकया वो इस डर को हमेशा के लिए सील कर देता है। कहते हैं हर अमावस की रात वो ट्रेन किसी नए मुसाफिर को अपने साथ ले जाती है। मतलब आरव की कहानी के साथ ये किंवदंती अब और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। बिल्कुल। वो जिस कहानी को झुठलाने आया था, अब वो खुद उस कहानी का सबसे नया अध्याय बन गया है। हाँ, किंवदंती अब पूरी हो चुकी है। आरव का गायब होना उस कहानी का सबसे बड़ा सबूत बन गया है। एक ऐसा सबूत जो अब किसी को कुछ बता नहीं सकता। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो हमने देखा कि ये कहानी डर पैदा करने के लिए कितने अलग अलग स्तरों पर काम करती है। सही है। ये सिर्फ भूत दिखाकर नहीं डराती, ये पहले हमारे सच और वहम के एहसास को कमजोर करती है, फिर डर को एक भावनात्मक कहानी से जोड़ती है,
एक नास्तिक किरदार के जरिए हमें कहानी से जोड़ती है और अंत में एक ऐसा रहस्य छोड़ जाती है जिसका कोई जवाब नहीं है। सही कहा। ये कहानी हमें बताती है कि सच्चा डर अनजाने में नहीं बल्कि जाने पहचाने के बिगड़ जाने में होता है। जाने पहचाने के हाँ। बिगड़ जाने में। हाँ, एक जानी पहचानी ट्रेन, एक जानी पहचानी यात्रा जब वो अपने नियमों को तोड़ देती है तो डर पैदा होता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ती है। आरब जिस सबूत की तलाश में था, अंत में वो खुद ही उस कहानी का सबसे बड़ा सबूत बन गया। तो सोचने वाली बात यह है, क्या जब हम किसी रहस्य के पीछे भागते हैं तो एक पल ऐसा आता है जहां हम उस रहस्य का पीछा करना बंद कर देते हैं और वो रहस्य हमारा पीछा करना शुरू कर देता है। ज्ञान की खोज में वो कौन सी सीमा है जहां खोजने वाला खुद ही खोज बन जाता है। Welcome to the Darkverse. Subscribe for more dark stories. The darkness awaits.